मेरी नंद दाई थी। यूं जब भी कोई डिलीवरी केस नंद के पास आता तो वो फौरन मेरे शोहर के पास भाग कर आती और कहती, मुबारक हो, जल्दी चल, नया केस आया है। तो शोहर इतना खुश होता कि मुझे 20,000 रुपए देकर कहता, जाओ तुम शॉपिंग करने चली जाओ। मगर जब मेरा शोहर डिलीवरी करके वापस आता तो शदीद थका हुआ होता। मैं बहुत हैरान होती। एक दिन मैं छुपके से नंद को डिलीवरी करते देखा तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वहां तो शोहर, मैं परेशानी से घर में इधर उधर टहल रही थी और अपने शोहर का इंतजार कर रही थी, जो मेरी नंद को लेकर रात के इस पहर बाहर गया था। मुझे परेशानी हो रही थी कि वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको गए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। मैं बार बार अपने शोहर को फोन कर रही थी मगर वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। घबराहट के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और मैं आज तक कभी अकेली नहीं रही थी। मेरी यहाँ पर नई शादी हुई थी और मेरी नंद के अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि मेरी सास ससुर मेरी शादी से पहले ही वफात पा गए थे और उनकी 2 ही औलाद थी, एक मेरी नंद और एक मेरा शोहर। मेरी नंद की अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरी नंद दाई थी और औरतों की डिलीवरी करवाती थी। इसी सिलसिले में मेरा शोहर उसे लेकर गया था, लेकिन अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत वक्त हो गया था। आधा घंटा और गुजर गया। नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी। तभी अचानक बैरूनी दरवाजा खुला और मेरा शोहर अंदर आता दिखाई दिया। मैंने चौंक कर उसे देखा, क्योंकि वो तो मेरी नंद के कपड़ों में मलबूस था। मुझे देखकर वो घबरा गया, पूछने लगा कि तुम अभी तक नहीं सोई। मैंने कहा कि मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी, मगर ये तो बताएं कि रामीन कहाँ है और आपने ये उनके कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो मेरा शोहर बात को टालने वाले अंदाज में कहने लगा, वो असल में मेरे कपड़े फट गए थे, तो रामीन तो वैसे भी हर केस के बाद नए कपड़े पहनती है, तो उनके उतारे हुए कपड़े मैंने पहन लिए। सोचा कि रात घर वापस जा रहा हूँ, कौन सा कोई देख लेगा। अपने शोहर की इस वजाहत से मैं मुतमईन हो गई और दोबारा से अपनी नंद के बारे में पूछा कि वो आपके साथ क्यों नहीं आई। तो कहने लगा, वो थोड़ी देर तक आ जाएगी, फिलहाल उन्होंने मुझे घर भेज दिया है, तुम आओ कमरे में और आकर सो जाओ। कुछ देर बाद मेरा शोहर तो लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं यही सोच रही थी कि मेरी नंद अभी तक वापस क्यों नहीं आई। मैं खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। आधे घंटे में मैंने जो मंजर देखा वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। एक बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के आगे आकर रुकी। उस गाड़ी में से मेरी नंद को 2 औरतों ने सहारा देकर बाहर निकाला था। मैं अचानक अपनी नंद की हालत देखकर घबरा गई और अपने शोहर को जगाते हुए कहने लगी कि आपकी बहन आई है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जब तक हम दोनों बाहर पहुंचे, 2 औरतें रामीन को सहारा देकर घर के अंदर तक लेकर आई थी। मेरा शोहर फौरन आगे बढ़ा और अपनी बहन का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो तो किसी औरत की डिलीवरी करवाने गई थी और वापसी पर खुद ऐसे ही निढाल होकर आ गई थी कि उससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। मैंने अपने शोहर को कहा कि इनको अस्पताल ले चलते हैं, इन्हें क्या हुआ है, लेकिन वो कहने लगा कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, रामीन डिलीवरी करवाने के बाद यूं ही थोड़ी देर के लिए बीमार हो जाती है, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, आ जाएगा। मैं उसकी बेफिक्री देखकर हैरान हो रही थी कि उसकी बहन की कितनी बुरी हालत है और ये अस्पताल ले जाने की बजाय डॉक्टर का इंतजार कर रहा है और ये परेशान भी नहीं लग रहा, ऐसे जैसे कि ये मामूल की बात हो। मैंने देखा कि वो बाहर जाकर उन दोनों औरतों को कुछ पैसे दे रहा था। वो दोनों शुक्रिया कहते हुए वापस उसी गाड़ी में चली गई। मैंने अपनी नंद की तरफ देखा तो मुझे उससे खौफ आया। उसकी सांस बुरी तरह से चल रही थी और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन मेरा शोहर इत्मीनान से बैठा डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर के आते ही कहने लगा कि तुम जरा कमरे से बाहर चली जाओ, डॉक्टर साहब को देखने दो। मैं और मेरा शोहर कमरे से बाहर आ गए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर भी चला गया। मेरे शोहर ने मुझे अपनी नंद के कमरे में जाने से मना कर दिया। हालांकि मैंने बहुत कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इनके साथ सोने दो, हो सकता है इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। मगर वो कहने लगा कि नहीं, रामीन को अकेले सोना पसंद है और फिक्र ना करो, सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके सच में मेरी नंद वाकई सुबह तक बिल्कुल हट्टी कट्टी और सेहतमंद नजर आ रही थी। हालांकि रात को तो उसकी हालत यूं थी कि जैसे वो मरने ही वाली हो। अगरचे मुझे यहाँ पर शादी करके आए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, मगर फिर भी मुझे अपनी नंद और शोहर की हरकतें कभी कभी बहुत मशकूक और अजीबोगरीब लगती थी। मेरी शादी चूंकि अनजान और गैरों में हुई थी, इसीलिए मैं इन लोगों को इतने अच्छे से नहीं जानती थी। मैं अपने वालिदैन की छोटी बेटी हूँ। मेरी बड़ी बहन शादी के बाद दोबारा से 2 बच्चियों के साथ वापस माँ बाप की दहलीज पर आ गई थी, क्योंकि उसका शोहर और सास उस पर बहुत जुल्म करते थे। मेरी बड़ी बहन की परेशानी की वजह से हर वक्त घर में शोक का ही समा होता था और ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए कोई मुनासिब रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। मेरे अम्मा और अब्बा मेरे रिश्ते के सिलसिले में बहुत परेशान थे और कई जगह पर बात बनते बनते बिगड़ गई थी। किसी रिश्ते वाली ने एक ऐसे रिश्ते का बताया कि उनका इकलौता बेटा था और सिर्फ एक नन थी और वो लोग अच्छे खाते पीते थे। तो मेरे माँ बाप ने सोचने और फैसला करने में ज्यादा
ज्यादा देर नहीं लगाई और मामूली सी छान पटक के बाद मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे माँ ने बताया था कि तुम्हारी नंद एक दाई है और लड़का एक अच्छी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है। मैं अपने माँ बाप के फैसले पर क्या एतराज कर सकती थी, इसलिए चुपचाप हाँ कर दी और ब्याह कर इन लोगों के घर पर चली आई। जिस रोज मेरी शादी थी उस रोज अचानक मेरी नंद को इमरजेंसी कॉल आई तो मेरा शौहर मुझे यूं ही स्टेज पर छोड़कर अपनी बहन के साथ चला गया। उसने मुझे कहा था कि जब भी मेरी बहन को केस के सिलसिले में कॉल आती है तो हमेशा मैं ही उसे लेकर जाता हूँ। उस वक्त तो मैं बहुत थकी हुई थी, इसीलिए सो गई और मुझे पता नहीं चल सका कि मेरे बाद सोने के यहाँ पर क्या कुछ होता रहा। लेकिन आज 1 महीने बाद मेरी नंद को जब दोबारा इमरजेंसी केस के लिए कॉल आई तो ये सब मामलात मेरी नजर में आ गए। जब भी मेरी नंद कोई डिलीवरी करवा के आती तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इसका मतलब तो यही था कि मेरी शादी वाले रोज भी उसकी तबीयत तो खराब हो गई होगी, मगर मुझे पता नहीं चल सका था। और आज इत्तेफाक से मालूम हो गया क्योंकि मैं जाग रही थी। मेरी नंद मुझे कहने लगी कि असल में ये डिलीवरी वाला काम बहुत ही मेहनत तलब है और अब चूंकि मेरी उम्र भी हो गई है तो इसीलिए मेरी खुद की तबीयत खराब हो जाती है। तो जिनके घर में ये काम करने जाती हूँ वो अपनी मुलाजमा के साथ मुझे घर वापस भिजवा देते हैं। मैंने बहन के कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो दोनों घर से बाहर चले गए और मैं सोचती गई कि आखिर ये इमरजेंसी केस रात के वक्त ही क्यों आता है। ये तीसरी बार था कि उन्हें इमरजेंसी केस की कॉल रात के वक्त ही आई थी, वरना दिन के वक्त तो आज तक मैंने उन्हें कहीं नहीं जाते देखा था। जाते वक्त मेरे शौहर ने मुझे ताकीद की थी कि मैं उसके इंतजार में जागती ना रहूं क्योंकि हो सकता है कि देर हो जाए, लेकिन मैं एक वफादार बीवी की तरह उसका इंतजार कर रही थी कि वो खैर खैरियत से घर लौट आए तभी मैं सोने के लिए कमरे में जाऊं। तकरीबन 4 घंटे गुजर गए और सुबह के सफेद नमूदार होने में कुछ ही देर बाकी थी कि फिर से वही मामला दरपेश हो गया। अपने शौहर को मैंने अकेले ही आते देखा और उसने आज फिर से रामीन के कपड़े पहन रखे थे। मुझे ये बहुत अजीब लगा कि चलो उस दिन तो मान लिया कि उसके कपड़े फट गए होंगे तो ये अपनी बहन के कपड़े पहनकर घर वापस आ गया, लेकिन आज भी वही हुआ। वो मुझे देखकर कुछ गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सो जाओ, तुम क्यों जाग रही हो। मैं उससे इन कपड़ों के बारे में पूछना ही चाहती थी कि उसके गुस्से की वजह से खामोश हो गई और कुछ भी ना पूछा। न जाने क्यों लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा था कि शायद उसने इसीलिए मुझे डांटा और गुस्सा किया है ताकि मैं उनसे इन कपड़ों के बारे में कोई सवाल ना करूं। आधे घंटे के बाद मेरी नंद भी लड़खड़ाते हुए 2 मुलाजमों के सहारे एक बड़ी सी गाड़ी से निकली और घर के अंदर आ गई। आज भी रामीन की हालत बहुत खराब लग रही थी और मेरे बार बार कहने के बावजूद उसने उसी डॉक्टर को बुलाया जो उस दिन भी आया था। वो डॉक्टर और मेरा शोहर मेरी नंद रामीन के कमरे में थे और मैं कमरे के बाहर खड़ी थी। तो अचानक मेरे कानों में डॉक्टर की आवाज आई और मैं चौंक पड़ी। वो मेरी नंद से कह रहा था कि अब तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, तुम्हारी भाभी है ना, तुम उससे ये काम क्यों नहीं करवाती। मैंने हैरान होकर अंदर झांका तो वो मेरी नंद को इंजेक्शन लगा रहा था और मुसलसल उसे यही कह रहा था कि तुम अब ये काम ना करो, तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देती, अपनी भाभी को सौंप दो ये काम। मैं परेशान हो गई कि ये डॉक्टर क्या कह रहा है, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। भला ये वाला काम मैं कैसे कर सकती थी, मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया। वो तो एक दाई थी और मैं तो हरगिज इसकी जगह ये काम नहीं कर सकती थी। डॉक्टर बाहर निकला तो मेरी तरफ एक गहरी नजर से देखते हुए मेरे शोहर को अपने साथ आने का इशारा करके वहां से जाने लगा। जाते जाते उसकी बात मेरे कानों में पड़ी। वो मेरे शोहर से भी यही कह रहा था कि अब अपनी बहन को छोड़कर अपनी बीवी से ये काम लो, फायदे में रहोगे। मैं गुस्से से अपने कमरे में आ गई कि डॉक्टर का तो दिमाग जल गया है कि ऐसी बात कर रहा है। खैर मैंने उसकी बात को जाने दिया, लेकिन मुझे इस बार शक हो चुका था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या मामला है कि मेरा शोहर जाता तो अपने कपड़ों में है लेकिन जब वापस आता है तो उसने मेरी नंद के कपड़े पहने होते हैं। ये काम हर महीने होता था। कभी कभी अचानक ही रात को मेरे शोहर को कॉल आती है और इमरजेंसी का कह के अपनी बहन को लेकर चला जाता है और फिर से वही सारा कुछ दोहराया जाता है। लेकिन अब तो मुझे शक हो चुका था कि 4 महीने गुजर चुके थे और मुझे अभी तक इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चला था। वो दोनों ही केस के सिलसिले में जाते हैं, मगर कहाँ पर जाते हैं और क्या करने जाते हैं मुझे ना तो उन्होंने कभी बताने की जरूरत महसूस की थी और ना ही मैंने पूछा था। लेकिन अब दिन ब दिन मुझे भी तजस्सुस हो रहा था और मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मामला कोई और ही है। एक बार तो नंद की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई और मुझे तो उसकी इस हालत में देखकर खौफ आने लगा। ऐसे लगा जैसे बस अब इसका आखिरी वक्त करीब ही है। फौरन ही वही डॉक्टर भागा हुआ चला आया और उसको इंजेक्शन लगाया और डांटते हुए बोला कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब अपनी भाभी से ये काम करवाओ, खुद छोड़ दो, तुम सुनती क्यों नहीं हो। इस बीमारी में भी मेरी नंद ने उसका हाथ पकड़कर आंखों के इशारे से उसे मना कर दिया, जैसे वो उसे कुछ बताने से मना कर रही हो। मैं ये देखकर उलझन और परेशानी में पड़ गई कि क्या बात है, ये सब मिलकर मुझसे क्या छुपा रहे हैं। मेरे शौहर ने डॉक्टर से सरगोशी में कहा कि अभी इसे ये सब बताने का सही मौका नहीं है, तो मेरी बीवी के सामने बार बार ये बातें करके उसे शक में मुब्तला मत करो। अगरचे उसने बड़ी ही आहिस्ता आवाज में कहा
रहा था, मगर मेरे कान तो मुसलसल उनकी तरफ ही लगे होते थे, इसीलिए मैंने ये सुन लिया था। डॉक्टर के जाने के बाद भी मेरा शोहर रामीन के कमरे में ही था। मैं थोड़ी देर के बाद बुलाने आई तो मेरी नंद की आवाज मुझे सुनाई दी। वो कहने लगी कि भाई मेरा ख्याल है डॉक्टर ठीक ही कह रहा है। वो तो वही था जो डॉक्टर बनकर हमारे घर आता था और मेरी नंद को इंजेक्शन लगाता था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो डॉक्टर था, और अगर ये डॉक्टर नहीं था तो फिर इसका मतलब तो साफ साफ यही हुआ कि ये हम लोगों को धोखा दे रहा था। ये सब कुछ ठीक नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में मालूम करना चाहिए। मैं बिल बनाने वाले आदमी के पास आई और उसी आदमी की तरफ इशारा करके पूछा कि ये यहाँ आपके पास कब से काम कर रहा है? ये तो डॉक्टर है ना, तो इसका यहाँ पर क्या काम? वो आदमी कहने लगा, मैडम ये आपको कहाँ से डॉक्टर नजर आ रहा है? हाँ, कुछ अरसा इसने कंपाउंडर के तौर पर काम जरूर किया है, मगर अब काफी अरसे से ये हमारे यहाँ पर ही नौकरी कर रहा है। ये सब सुनकर मैं परेशान हो गई। एक बात तो साफ हो गई कि ये डॉक्टर के रूप में हम सबको धोखा दे रहा था। मैं अपने घर आ गई और सोचा कि मुझे अपने शोहर से बात करके इसकी असलियत बता देनी चाहिए। मैंने सोचा कि रात के वक्त जब वो काम से आएगा तो मैं उसे सब सच बता दूंगी, मगर वो तो घर पर ही मौजूद था। मैं उसे देखकर हैरान हुई। थोड़ी देर पहले मैंने जब उसे कॉल करके अपनी बहन के साथ डॉक्टर के यहाँ चलने को कहा था तो इसने मुझे जरूरी काम का कहकर टाल दिया था, और अब वो घर पर क्या कर रहा था? रामीन ने बताया कि असल में मुझे एक इमरजेंसी के सिलसिले में जाना था, तो इसीलिए मैंने उसे कॉल करके बुला लिया। मेरा शोहर कहने लगा कि रामीन मेरा नहीं ख्याल कि आपको जाना चाहिए, मैं अपनी बीवी को ले जाऊंगा और उसे सारा काम समझाऊंगा, आखिर हम इसीलिए तो आए हैं। मैं परेशान हो गई और मैंने कहा कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं दाई तो नहीं हूँ जो बच्चे पैदा करवाऊं, अब रामीन को ही ले जाए। वो कहने लगा कि आज तुम्हें इस राज से भी आगाही मिल जाएगी कि मेरी बहन क्या काम करती है। एक बात तो जान लो कि जिस काम के बारे में हमने तुम्हें बताया था रामीन वो काम तो नहीं करती। रामीन का काम कुछ अलग सा है और इस काम के हमें ढेरों पैसे मिलते हैं, तो इसलिए अब हम रामीन की शादी कर देंगे, तो तुम्हें रामीन का ये काम संभालना होगा। मैं डर गई। हरगिज भी मैं इसके साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी, मगर वो मुझे अपने साथ लेकर एक अजीब सी जगह पर ले गया। मैं मुसलसल उससे पूछ रही थी कि वो मुझे कुछ तो बता दे, लेकिन वो कहने लगा मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, उसे आने दो। थोड़ी देर बाद एक अच्छा खासा अमीर नजर आने वाला शख्स वहाँ आ गया। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। जब ये उसने हम दोनों के सामने खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें तो बहुत सारे पैसे थे और किसी की तस्वीर भी थी। मेरे शोहर को कहने लगा कि गाड़ी और मुलाजमाएं यहीं पर मौजूद हैं, जब काम कर लो तो उनको साथ ले जाना और फिर वापस भेज देना। ये सब क्या हो रहा था? मैं तो चकरा कर ही रह गई। वो चला गया तो मेरा शोहर मुझे लिए उस खंडर नुमा इमारत में ले गया। मेरा दिल बुरी तरह से लरज रहा था कि आखिर ये क्या करना चाह रहा है। थोड़ी देर के बाद मेरी नंद भी वहीं पर आ गई। मेरा शोहर उसे कहने लगा कि रामीन मैं जा रहा हूँ, अब काम आपका है कि इसे कैसे ट्रेनिंग देकर इसके काम के लिए तैयार करना है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस काम की नोयत क्या है। मेरी नंद उसे कहने लगी, नहीं आज ये काम मुझे करना होगा क्योंकि ये काम बहुत अहम है, तुम इसे फिलहाल वापस ले जाओ, मैं अपना काम पूरा करके घर आ जाऊंगी। मेरा शोहर मुझे कहने लगा कि तुम ऐसा करो कि घर वापस चली जाओ, मैं इधर रामीन के पास ही रुकूंगा, हो सकता है ना मेरी किसी मदद की जरूरत पड़ जाए। मैं तो वहां से जान छुड़ाकर भागी और रास्ते में सोचने लगी कि आखिर वो दोनों ऐसा क्या। मुसलसल अमल करने के बाद वो वहां से उठ गई और उस गाड़ी में चली गई जो वहां से कुछ दूर खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद मेरी नंद बाहर निकली तो उसने कपड़े बदले हुए थे। अपने पहने हुए कपड़े उसने उतार कर मेरे शोहर की तरफ बढ़ा दिए और उसको कहा कि ये कपड़े तुम बदल कर घर वापस चले जाओ, मैं कुछ देर के बाद आ जाऊंगी। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। दो मुलाजमाएं सहारा देकर गाड़ी के अंदर लेकर चली गई। मेरा शोहर अपनी बहन के कपड़े पहनकर घर की जानिब रवाना हो गया, मगर मैं अपनी नंद के पीछे ही रहना चाहती थी ताकि देख सकूं कि इतनी देर में ये यहाँ पर क्या करती है। मेरे शोहर के जाने के कुछ देर बाद वही आदमी आया जो थोड़ी देर पहले पैसों का ब्रीफकेस लेकर आया था। उसके आते ही मेरी नंद ने उसे कुछ तावीज वगैरह दिए और उसको समझाने लगी कि ये कैसे इस्तेमाल करने हैं। उसकी सांस बुरी तरह से खराब हो रही थी। जल्द ही दोनों मुलाजमों ने उसे गाड़ी में डाला और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं समझ गई कि अब ये गाड़ी घर की तरफ जाएगी। मैं भी जल्दी से वहां से हट गई और रक्षा लेकर जब घर पहुंची तो दोनों बहन भाई मेरा इंतजार कर रहे थे। वो डॉक्टर भी वहीं पर मौजूद था। मेरा शोहर मुझे देखते ही पूछने लगा कि तुम कहाँ थी और अब कहाँ से आ रही हो। मैंने कहा कि मैं थी और मैं वहीं छुपकर देख रही थी कि तुम लोगों का क्या काम धंधा है और तुम लोग क्या करते हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। एक पल को तो मेरा शोहर घबरा गया और रामीन भी, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहने लगा कि चलो अच्छा हुआ तुमने खुद ही देख लिया, वैसे भी हमने तुम्हें यही काम तो सिखाना है क्योंकि तुमने ही रामीन की जगह संभालनी है। इसकी शादी के बाद मैंने कहा कि मैं हरगिज भी ये काम नहीं
नहीं करूंगी, ना ही मैं तुम लोगों का साथ दूंगी, लेकिन ये सब गलत है, तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। मेरा शोहर कहने लगा, गलत है लेकिन गैर कानूनी नहीं, ये जुर्म तो नहीं है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, बहुत से लोग ऐसा करते होंगे, मगर किसी नेक इंसान पर, खास तौर पर जबकि वो मशहूर वजीर भी हो, तो उस पर जादू टोना करना और उसको इसके मकसद से पीछे हटाने के लिए उस पर वार करना, ये सब चीजें गैर कानूनी और जुर्म नहीं आ जाता है। मेरे शोहर ने चौंक कर मुझे देखा और अपनी बहन को कहने लगा कि ये जरूरत से कुछ ज्यादा ही जान गई है, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसी पल आवाज आई कि उसका नहीं, अब तो तुम्हारा कुछ करना होगा। पुलिस आ चुकी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आने से पहले उन्हें कॉल कर दी थी। शक तो मुझे उन दोनों पर काफी दिनों से हो रहा था, मगर आज अपनी आंखों से देखकर मैं ये जान गई थी कि ये मामूली काम नहीं है, बल्कि आम जादू टोने से हटकर किसी बहुत ही अहम खास मकसद की खातिर ये सब कुछ हो रहा था। बाद में उन लोगों से तफ्तीश के बाद जो सारी कहानी मालूम हुई वो कुछ ये थी, मेरा शोहर असल में कंपाउंडर ही था, मगर जानबूझकर वो डॉक्टर के रूप में आता था ताकि किसी को शक ना हो। वो तीनों पिछले कई साल से ये काम कर रहे थे। ये कोई आम सा जादू टोना नहीं था, वो सहर इश्क और हांडी का जादू किया करते थे। सहर इश्क किसी ऐसी लड़की पर किया जाता था जिसको कोई लड़का पसंद करता हो और वो लड़की उसको ना चाहती हो, तो इस सूरत में उस पर ऐसा कड़वा जादू करती थी कि वो लड़की खुद ब खुद उस लड़के के पास आ जाती थी और इस मकसद के लिए ये रात को अमल करती थी। दूसरी तरफ हांडी का जादू, ये इन लोगों के खिलाफ करती थी जिनको कोई दूसरा अपने हसद में नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ये जादू इंतहाई कड़ा होता था और अगले बंदे को नफसियाती बनाकर आखिरकार कब्र में ही उतार देता था। बड़े बड़े आला ओहदों वाले इस लड़की के क्लाइंट थे और इससे खिदमात हासिल करते थे, क्योंकि ये दोनों अमल बड़े ही कड़े और सख्त होते थे और इसमें बहुत तवानाई सर्फ होती थी। इसीलिए इतने अमल को करने के बाद इसकी खुद भी तबीयत खराब हो जाती थी। फिर वो अपने कपड़े उतार कर अपने भाई को दे देती थी ताकि वो पहन ले, ताकि उसके भाई को उसका थोड़ा बहुत इल्म मुंतकिल होता रहे। फिर जब वो घर आती तो उसका साथी उसको डॉक्टर के रूप में ताकत का इंजेक्शन लगाने आता था, जिससे उसको सुकून मिल जाता और वो सो जाती। वो आदमी ही उनके लिए एक लाइनर ढूंढ कर लाता था। तो उन तीनों का मंसूबा ये था कि वो मुझे अपनी जगह ये सब सिखा देंगे और भाभी अपनी नंद का काम संभाल लेगी। आज दोपहर में जिस शख्स के साथ उसकी डील हुई थी, मैंने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। मुझे मालूम हुआ था कि वो आदमी मशहूर वजीर पर हांडी का जादू करवाने आया था ताकि उसको नुकसान पहुंचा सके। मैंने वापस आते हुए उस वजीर को और पुलिस को इस बारे में सब कुछ बता दिया था। यही वजह थी कि मेरे घर आते ही पुलिस भी आ गई और उन लोगों को गिरफ्तार